तो दोस्तों आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नया मानवा रिबॉर्न एज द हेवनली डीमन चैप्टर 1। तो चैप्टर की शुरुआत होती है बादलों के बीच छिपे हुए इस बहुत ही ब्यूटीफुल महल से। दूर दूर तक फैली हरियाली और पहाड़ों के बीच बसा यह कोई साधारण महल नहीं है। यह ठिकाना है दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धाओं का, जिसका नाम है मुरीम एलायंस। तभी यहाँ की हवाओं की गूंज हमें इस महल की गहराइयों की ओर ले जाती है, जहाँ शांति तो है पर उस शांति के पीछे एक गहरा सन्नाटा है और कई अनकहे राज छिपे हैं। और अगर आप इस महल के स्ट्रक्चर को देखें तो यह किसी किले से कम नहीं है। एक के बाद बने ये बड़े बड़े गेट और कतार में खड़े ये घर दिखाते हैं कि यहाँ का अनुशासन कितना सख्त है। और एक पुल जो बाहरी दुनिया को इस अलायंस से जोड़ता है, लेकिन यहाँ कदम रखना हर किसी की बस की बात नहीं है। और जैसे जैसे हम करीब जाते हैं मौसम बदलने लगता है। गिरती हुई बर्फ और धुंध इस जगह को और भी रहस्यमय बना देती है। यहाँ की छतों पर जमी हुई बर्फ गवाह है उन अनगिनत लड़ाइयों की जो इस अलायंस ने अपनी मर्यादा बचाने के लिए लड़ी है। और अब हम पहुंच चुके हैं सबसे खास जगह, अलायंस लीडर हॉल। यहाँ का माहौल किसी को भी डरा देने के लिए काफी है। सामने दीवार पर लगा एक विशाल निशान यानी कि एम्बलम अलायंस की शक्ति का प्रतीक है। बीच में सिंहासन और बैठा है वह शख्स जिसकी एक झलक से ही दुश्मन के पसीने छूट जाएं। और उनके अगल बगल खड़े बॉडीगार्ड्स इस बात का सबूत है कि यहाँ की सुरक्षा अभेद है। और तभी इसके बाद हम देखते हैं अलायंस लीडर को, जिसका नाम तियान हेजिन है। वे काफी गंभीर दिख रहे हैं और कुछ दस्तावेज पढ़ रहे हैं। तभी उनके पास खड़े जो बॉडीगार्ड थे, मतलब कि उनके सलाहकार, जिसमें से एक का नाम है गाल सरयांग और दूसरे का नाम है बेक पयो। लेकिन तभी अलायंस लीडर की नजर बाहर पड़ती है और वे धीरे से कहते हैं बर्फ गिर रही है, माहौल एकदम शांत और सुकून भरा है। तभी लीडर अपने वफादार स्कॉट वॉरियर यानी कि जो उनके सलाहकार भी हैं, वो बोलते हैं बैक पयो, तुम्हारा बच्चा इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होगा क्योंकि आज बर्फ बहुत ज्यादा अच्छी पड़ रही है और वह इस साल अब तो 3 साल का हो गया होगा ना। तभी बैक पयो लीडर को बड़े अदब से जवाब देते हैं। वो कहते हैं जी हाँ हुजूर, वह बच्चा अभी खुशी से उछल रहा होगा। लेकिन अगले ही पल एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है क्योंकि लीडर को लग रहा है कि उन्होंने बैक पेयो से कुछ गलत कह दिया। लेकिन बैक पेयो मुस्कुराते हुए धीरे से उन्हें सही करते हुए कहते हैं हुजूर, वह अब 6 साल का हो चुका है। और ये सुनते ही लीडर के होश उड़ जाते हैं। उनके चेहरे पर क्या वाले एक्सप्रेशन साफ देखे जा सकते हैं, मानो वे सोच रहे हो समय इतनी जल्दी कैसे बीत गया, या फिर क्या उनकी यादाश्त वाकई में जवाब दे रही है। तभी लीडर परेशान होते हुए कहते हैं कि क्या इतना वक्त बीत गया है, मुझे तो पता ही नहीं चला। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन है। तभी उनका वफादार साथी उन्हें टोकते हुए कहता है सर, आपने यही सवाल कुछ दिन पहले भी पूछा था। और यह सुनकर लीडर चौंक जाते हैं। क्या उन्हें याद ही नहीं है कि उन्होंने यह सब पहले कब पूछा था। वो मनी मन सोचते हैं कितना अजीब है, आजकल मेरे साथ ये सब अक्सर हो रहा है, आखिर मुझे क्या हो रहा है। और भाई लोग, यहाँ साफ दिख रहा है कि मास्टर की बढ़ती उम्र अब उन पर हावी हो रही है। और फिर लीडर अपनी यादों को समेटते हुए कहते हैं कि उन्हें बैक पेयो के बच्चे के लिए कुछ कपड़े खरीदने चाहिए। वो बताते हैं कि बैक पेयो कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसा वफादार साथी है जिसने दशकों तक उनका साथ दिया है। लेकिन तभी एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। लीडर को यह तक याद नहीं आ रहा है कि बैक पेयो का बच्चा लड़का है या लड़की। वो अपनी आंखों में एक खालीपन लेकर सोचते हैं, क्या मुझे बच्चे के जेंडर तक याद नहीं है। और यह देखकर उनका साथी भी फिक्रमंद हो जाता है और पूछता है सर, क्या आप ठीक है ना। लेकिन तभी लीडर बात को टालते हुए कहते हैं मैं ठीक हूँ, बस लगता है अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। हालांकि उनका साथी उन्हें दिलासा देता है कि वो अभी भी स्वस्थ हैं। लेकिन आखिरी सीन में हमें असली सच्चाई बताई जाती है। तभी लीडर खुद से कहते हैं कि बहुत समय बीत चुका है, 40 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। 40 साल की वफादारी और यादें अब धीरे धीरे धुंधली हो रही हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है बाहर की ओर, जहाँ ठंडी शाम होती है। गिरती हुई बर्फ और सूखे पेड़ों के बीच एक आवाज गूंजती है, एक ऐसे शख्स की आवाज जिसने दुनिया के शिखर पर राज किया है। और ये इंसान कोई और नहीं, हमारे लीडर तियान हेजिन की आवाज होती है। वो सोच रहे हैं कि आखिर उसने कितने समय तक दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान का खिताब अपने पास रखा है। तभी लीडर तियान हेजिन अपने वफादार सलाहकार एडवाइजर गाल को पुकारते हैं। तियान हेजिन बोलते हैं एडवाइजर गाल। तभी एडवाइजर गाल बोलता है जी हुजूर कहिए। तभी लीडर गाल से पूछते हैं असल में मैं किस तरह का इंसान हूँ। तो ये सुनकर गाल चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक मार्शल आर्ट की दुनिया का सबसे बड़ा नाम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है मुझसे। गाल यह सुनकर लीडर से कहता है आप यह क्या कह रहे हैं हुजूर, मुझे समझ नहीं आया। तभी तियान हेजिन बोलता है मैं बस वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी नजरों में मेरी क्या पहचान है। तभी गाल बिना किसी झिझक के बड़े सम्मान के साथ जवाब देता है आप पूरे जियांगू के सबसे महान और शक्तिशाली इंसान हैं। तभी हम तियान हेजिन यानी कि अपने लीडर को देखते हैं, जिनकी आंखों में एक अजीब सी शांति है। वो मनी मन दोहराते हैं जियांगू का सबसे महान इंसान। और यहीं शुरू होती है
इस लेजेंड की असल दास्तां। तभी इसके बाद हम लीडर को देखते हैं जब वो जवान था और जिसका पूरा नाम मार्शल गॉड तियान हेजिन था। ये नाम उन्हें तब मिला था जब उन्होंने महज 29 साल की उम्र में दुनिया के 3 सबसे बड़े दिग्गजों स्वॉर्ड एम्परर, ब्लेड एम्परर और फिस्ट किंग को अपने घुटनों पर टोकने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन उनकी कामयाबी यही नहीं रुकी। मुरीम अलायंस बनने के बाद जब वो अपने उम्र के 30वें पड़ाव पर थे तब वो इस पूरे अलायंस के लीडर बन गए, एक ऐसा योद्धा जिसके सामने खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी मुरीम अलायंस का लीडर बनने के बाद उनकी जिंदगी में शांति नहीं थी, क्योंकि उन्होंने एक अपना लंबा समय अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट से लड़ने में बिता दिया जो पूरी दुनिया में तबाही मचाना चाहते थे। तियान हेजिन ने सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी बल्कि दुश्मनों के हौसलों को भी कुचल दिया। उन्होंने डार्क पाथ 30 सिंडिकेट को टुकड़ों में बिखेर दिया और उन खुकार ब्लड हेवन डिवाइन कल्ट का नामो निशान मिटा दिया जो कि डेमोनिक कल्ट का उत्तराधिकारी माना जाता था। और आखिरकार तियान हेजिन ने वो कर दिखाया जो मुरीम अलायंस का सालों से पुराना सपना था। तियान हेजिन ने जियांगू में शांति स्थापित की, लेकिन शांति का यह चेहरा बहुत ही धोखेबाज निकला। बाहर के दुश्मन तो खत्म हो चुके थे पर असली खतरा तो अब घर के अंदर छिपा था। सत्ता की भूख इंसान को अंधा बना देती है। जिन लोगों के मन में पावर के लिए लालच था उन्होंने साजिश रचना शुरू कर दी। उन्होंने उनके खाने में जहर मिलाया और आधी रात को उसे मारने के लिए कातिल यानी कि असैसिन्स भेजे। उन बुरे लोगों को लग रहा था कि वो तियान हेजिन को आसानी से खत्म कर देंगे, पर वे गलत निकले। तियान हेजिन उन असैसिन्स के जानलेवा हमले से बच निकले और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। उन्होंने उन सभी गद्दारों को गाजर मूली की तरह काट डाला जिन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह करने का सपना भी देखा था। तियान हेजिन की इस बेरहमी और इंसाफ को देखकर पूरी दुनिया कांप उठी, थर-थर कांपने लगी और इसलिए जियांगू के लोगों ने उसे एक नया नाम दिया, आयरन ब्लडेड अलायंस लीडर। और कुछ लोग तियान हेजिन को अलायंस लीडर ऑफ पनिशमेंट भी कहने लगे क्योंकि उन्होंने गद्दारों को कभी माफ नहीं किया। और आज तियान हेजिन को एक ऐसी उपाधि दी गई जो दुनिया में सिर्फ सबसे महान योद्धाओं को ही मिलती है। अब उसे दुनिया जानती है जियांगू सुप्रीम के नाम से। और तभी हम आते हैं प्रेजेंट सीन पर जहाँ तियान हेजिन अपनी पीठ पीछे किए हुए खड़े हैं। वैसे लोग उनके बारे में कहते हैं कि उनकी हस्ती जियांगू है, यानी मार्शल आर्ट की पूरी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक न्याय का प्रतीक है। लेकिन आज कुछ अलग है। लीडर के चेहरे पर कुछ अजीब सी खामोशी और थकान है और इसलिए तियान हेजिन के सब ऑर्डिनेट इस बात को तुरंत भांप लेते हैं। वो फिक्रमंद होकर पूछते हैं कि लीडर, आज आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तभी लीडर अपनी आंखें मूंद लेते हैं जैसे कि वो अपने अंदर के किसी शोर को शांत करने की कोशिश कर रहे हो। वो बहुत ही धीमे और शांत आवाज में कहते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम सब अब जा सकते हो। और फिर तियान हेजिन खास तौर पर बेक पेयो से कहते हैं, तुम्हें घर गए हुए कई दिन हो गए हैं, इसलिए उसे आज अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए। लीडर साफ कर देते हैं कि आज उन्हें किसी की सुरक्षा या स्क्वाड की जरूरत नहीं है। और तभी कैमरा सेट होता है बेक पेयो पर, जिसका चेहरे पर चिंता साफ देखी जा सकती है। वो कुछ कहना चाहता है पर लीडर की आज्ञा टालना भी मुमकिन नहीं है, इसलिए बेक पेयो भारी मन से अपने दोनों हाथ जोड़कर लीडर को प्रणाम करता है और कहता है, हम समझते हैं लीडर और मैं आपकी बात का पालन करूंगा, लेकिन पहले आप थोड़ा आराम कर लीजिए। और इसी के साथ ये सीन खत्म हो जाता है। और तभी हम इसके बाद देखते हैं पैलेस की छत को, जहाँ गिरती हुई बर्फ और सन्नाटा यह इशारा कर रहा है कि लीडर के मन में कुछ बहुत गहरा चल रहा है। और तभी कैमरा शिफ्ट होता सीधा नीचे जहाँ खून पड़ा होता है। और जैसे जैसे कैमरा धीरे धीरे नीचे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि यहाँ चारों ओर केवल खून की लाइंस और बिखरी हुई तलवारें नजर आती हैं। यहाँ एक भयानक युद्ध हुआ है। तभी लीडर कहते हैं, यही जियांगू है, यानी संघर्ष और बलिदान ही इस दुनिया की सच्चाई है। और तभी हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो जमीन में पड़े होते हैं लहूलुहान। और तभी लीडर की आवाज गूंजती है। वो जोर से कहते हैं, अगर तुमने जियांगू के एक व्यक्ति के रूप में इतना कुछ हासिल कर लिया है तो क्या इसके अलावा और कुछ मांगने के लिए नहीं रह जाता? और यह शब्द सोल्जर्स के पराक्रमों को सम्मान देने के लिए है, लेकिन इसमें एक गहरा दुख भी छिपा हुआ है। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है जहाँ हम तियान हेजिन को बुरी तरह घायल देखते हैं। वो हाँफ रहे हैं और हा हा कर रहे हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गुस्सा है। वो खुद से कहता है, मैंने एक बहुत ही भयंकर जीवन जिया है। तियान हेजिन कहते हैं, मैंने जो कुछ भी पाया है वह शांति से नहीं बल्कि अपार संघर्ष और दर्द से हासिल किया है। और तभी हम क्लोजअप में तियान हेजिन की आंखों को देखते हैं। उसकी आंखों में आंसू है लेकिन चेहरा पत्थर जैसा सख्त है। तियान हेजिन अपनी जिंदगी की आखिरी क्षणों में शायद यह सोच रहा है कि क्या यह सब वाकई इसके लायक था। तभी सब ये लीडर सोच ही रहा होता है कि उसकी आंखों के सामने बिजली सी कौन जाती है। लीडर अपने दिल को पकड़ते हुए झुक जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह लड़खड़ाता है, उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और कहता है,
ये सब अचानक क्या हो रहा है? इतना दर्द, इतना गहरा दर्द मुझे क्यों हो रहा है? तियान हेजिन को ऐसा लग रहा है कि उसकी नसों में जैसे लावा बह रहा हो। वह अपनी छाती को कसकर जकड़ लेता है, उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं और फिर इसके बाद एक भारी सन्नाटे के साथ वह फर्श पर ढेर हो जाता है। और यार मुझे तो बहुत ज्यादा सैड फील हो रहा है, क्योंकि इस महान योद्धा का अंत इतनी खामोशी से होगा मैंने सोचा नहीं था। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होगी, ओके, बल्कि शुरू होती है और स्क्रीन पर टाइटल चमकता है, रिकार्नेटेड हेवनली डीमन, जो कि चाइनीज वाइनीज में लिखा है। यार मुझे नहीं समझ आता और आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा। तब इसके बाद हमें अंधेरा दिखाया जाता है और अंधेरा छटने के बाद रोशनी की एक हल्की सी किरण दिखाई देती है। तभी एक लड़का अपनी आंखें खोलता है, लेकिन ना तो वह पुराना शरीर है और ना ही वह जगह है। धुंधली सी छत और एक नया कमरा। और भाई लोग, क्या तुम्हें पता है कि कौन सी जगह है? तब इसके बाद हम देखते हैं एक लड़के को जिसका सर दिखाया नहीं जाता। वो अपने बिस्तर से उठता है और कहता है चारों तरफ जड़ी बूटियों की महक आ रही है, और इसलिए वो सोचता है कि वो किसी मेडिकल रूम में है और खुद से पूछता है क्या मैं बेहोश हो गया था? तभी लड़के को अचानक सुपरवाइजर गाल की याद आती है। लड़के को लगता है कि अगर गाल ने उसे इसे ऐसी हालत में देख लिया तो वो उसे बहुत ज्यादा डांट लगाएगा, क्योंकि उसने खुद का ख्याल नहीं रखा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वो लड़का खुद से कहता है दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान का इस तरह से बेहोश हो जाना ये मुमकिन कैसे है? और जैसे वो लड़का उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उसे बहुत ही अजीब सा महसूस होता है और जैसे वह अपनी अंदरूनी शक्ति को चेक करता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह हैरान होकर चिल्लाता है क्या मेरा डंडियन ये पूरी तरह से खाली कैसे हो गया? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसके सारे शरीर की क्यूआई गायब हो चुकी है। तभी उसके दिमाग में एक ही बात याद आती है, जो कि डिस्पर्सिंग पॉइजन होता है, और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि तियान हेजिन है, जो रिकार्नेट हुआ है। तभी तियान हेजिन ये मानने को तैयार नहीं होता कि ऐसा कोई जहर बना ही नहीं जो मुझे पर असर कर सके। आखिर तियान हेजिन की ताकत कितनी ज्यादा थी कि कोई जहर उसको छू भी नहीं सकता था? तो फिर ये कैसे हुआ? तभी इसी उलझन के बीच दरवाजे से आवाज आती है, तुम जाग गए हो? वैसे अभी हमें तियान हेजिन का अभी तक चेहरा दिखाया नहीं गया, ठीक है। वैसे भाई एक बात बता दूं, आप लोग सपोर्ट नहीं करते यार, थोड़ा सा हाइप अप कर दिया करो ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले और मेरा अंदर से भी मन हो कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। प्लीज यार हेल्प कर दो यार, आप लोग कुछ हाइप अप करते नहीं हो तो मजा नहीं आता। तभी सामने एक दरवाजे से दो लोग निकलते हैं, जिनमें से एक आदमी होता है एक औरत, जो कि तियान हेजिन को फिक्रमंद नजरों से देख रहे हैं। औरत घबराकर पूछती है कि, वैसे ही लड़की लग रही है, वो पूछती है कि तभी औरत जैसे तियान हेजिन से बोलती है कि तुम ठीक हो। तो फिर इसके बाद हम तियान हेजिन को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मस्त लग रहा होता है। वो हैरान होते हुए पूछता है कि तुम लोग कौन हो? पर रुको, जैसे ही तियान हेजिन ये सब बोलता है तो उसे खुद झटका लगता है। वो सोचने लगता है मेरी आवाज को क्या हुआ, ये इतनी अलग क्यों लग रही है? तभी बेचारा तियान हेजिन अभी अपनी आवाज के सदमे से बाहर निकला ही नहीं था कि सामने खड़ी हुई औरत का पारा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। वो औरत असल में उसकी माँ है, जो कि हैरान होकर पूछती है कि क्या तुमने वाकई अभी मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ? तो हमारा हीरो यानी कि तियान हेजिन, जो अभी भी शायद नींद में है या फिर अपनी याददाश्त खो चुका है, वो बड़े ही आत्मविश्वास से जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। और भाई ये सुनते ही माताजी का चेहरा देखने लायक होता है। गुस्से के मारे माताजी की नसें फटने लगती हैं और पीछे से हीरो के पिता भागते हुए आते हैं और कहते हैं अरे भगवान रुको, शांत हो जाओ, इसे मत मारो। लेकिन माताजी तो अब रुकने वाली नहीं थी। तभी माताजी चिल्लाकर कहती है कि हमें तो तुमसे माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो अभी क्या कहा, तुम कौन हो? और इसलिए भाई माँ तो अब पूरी तरह से इमोशनल और गुस्से के मिक्सचर में है। वो कहती हैं हाँ प्लीज बताओ मुझे, मैं कौन हूँ? मैं वही इंसान हूँ जिसने पूरी रात बिना एक पल सोए तुम्हारी चिंता में गुजारी है, और तुम मुझसे ही मेरा नाम पूछ रहे हो। और मम्मी जी की डांट सुनकर एमसी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो बस उन्हें घूर के देखते ही रहता है। और तभी माता जी गुस्से में पागल होकर चिल्लाती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम बेवकूफ बदतमीज लड़के चूतिए, तुम अपनी माँ को भूल गए। वही बेचारा हीरो यानी कि अपना तियान हेजिन, वो अभी ठीक से होश में भी नहीं आया है और उसकी माँ उसे अनफ्लियल ब्राड बुला रही है, यानी कि कुपूत बुला रही है। कुपूत तो आप जानते हैं ना। वही माताजी के हस्बैंड उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं भगवान खुद पर काबू रखो, लगता है बेचारा बेहोश होने के बाद अभी भी सदमे में है, बच्चे पर थोड़ा रहम करो। और यहाँ हमारा तियान हेजिन वो पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये लोग हैं कौन और ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी माताजी गुस्से में चिल्लाती हैं आखिर तुम बेवकूफ ये सब क्या बोल रहे हो, बकलोल हो क्या बिल्कुल से, तुम्हें हम दोनों याद नहीं है, इससे अच्छा कि तुम मर जाते। वही तियान हेजिन मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या ये कोई सपना है? वो सोचता है हाँ पक्का ये कोई बुरा सपना ही होगा, और वैसे भी ऐसी बेकार बातें भला मुझसे कौन ही कर सकता था। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। तभी जैसे ही तियान हेजिन उठकर आईने के सामने खड़ा होता है, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। आईने में दिखने वाला चेहरा उसका नहीं है। वो खुद को छूकर देखता है और हैरानी चिल्लाता है ये मैं हूँ। अपनी नई शक्ल देखकर तियान हेजिन अपनी हंसी नहीं रोक पाता। तियान हेजिन को यकीन ही नहीं होता कि ये सब सच हो रहा है। वो खुद को दिलासा देता है कि मुझे पता था कि ये बस एक सपना है। लेकिन दोस्तों सपना इतना भी असली कैसे हो सकता है, क्योंकि तियान हेजिन को अभी भी
अपने सिर के पीछे का दर्द महसूस हो रहा है। और भाई लोग, क्या ये वाकई में कोई सपना है या फिर हमारा हीरो की किस्मत रातों रात बदल गई है? तभी कैमरा शिफ्ट होता है तियान हेजिन के माता पिता की तरफ, जो कि बड़ी ही अफरा तफरी में होते हैं। लेकिन तभी अचानक तियान हेजिन जमीन में बेहोश होकर गिर पड़ता है और उसके माता पिता चिल्लाने लगते हैं, डुआन क्या हुआ इसे? हर तरफ बस खलबली मच जाती है। और तभी इसके बाद हम ढलते हुए सूरज को देखते हैं और फिर इसके बाद सुबह भी हो जाती है। हम देखते हैं कि एक शांत कमरा, हमारा हीरो तियान हेजिन बिस्तर पर बैठा है, लेकिन वो पूरी तरह से उलझन में है। उसे लग रहा था कि यह सब एक सपना है। तियान हेजिन मन ही मन बोलता है, मुझे लगा था कि जब मेरी आंखें खुलेंगी तो मैं एलायंस लीडर बन चुका होऊंगा, लेकिन ये क्या? ये कोई सपना नहीं लग रहा है, ये तो सब सच लग रहा है मुझे। तभी तियान हेजिन को समझ आता है कि सपना कितना भी गहरा क्यों ना हो, हकीकत और ख्वाब का फर्क तो पता ही चल जाता है। तभी तियान हेजिन अपने शरीर की जांच करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि क्यूआई डेविएशन, असंतुलन हो गई उसके शरीर में। तभी उसे फील होता है, नहीं, शरीर तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आखिरकार तियान हेजिन आईने के सामने खड़ा होता है और जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है खुद से, मैंने अपनी 70 साल की जिंदगी में बहुत सी अजीब चीजें देखी हैं, लेकिन क्या ये एक वाकई रिकार्नेशन है? क्योंकि तियान हेजिन का चेहरा बदल चुका है, उसकी उम्र कम हो गई है और उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई है। तियान हेजिन खुद से कहता है, अब आगे क्या होगा? लेकिन तभी तियान हेजिन को अचानक शौक लगता है। वो अचानक अपनी उलझन से निकलता है और कहता है, मुझे आज भी सब कुछ याद है जब मैं तियान हेजिन था, यानी हमारा हीरो किसी और की यादें लेकर इस शरीर में पैदा हुआ है। लेकिन तभी अचानक खटखट होता है और दरवाजा खुलता है और सामने से एक बुजुर्ग आदमी चाय की ट्रे लेकर अंदर आता है। लेकिन उसके चेहरे पर ममता नहीं बल्कि नफरत और गुस्सा है। वो सीधे हमारे हीरो से कहता है, यानी कि तियान हेजिन से, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कल तुमने जो किया उससे मुझे बहुत ज्यादा निराशा हुई है। लेकिन वही हमारा तियान हेजिन जो अभी भी मुश्किल में है, वो मनी मन सोचता है कि उसे इस जवान लड़के की असली जिंदगी के बारे में भी कुछ पता नहीं है। वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल देता है और कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वैसे एमसी को लग रहा था कि याददाश्त जाने का बहाना काम कर जाएगा, लेकिन ये क्या? वो बुजुर्ग आदमी एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहता है, याद नहीं है? तुम आज भी वही गैर जिम्मेदार इंसान हो, है ना? और यह सुनकर एमसी चौंक जाता है, गैर जिम्मेदार इंसान। तभी उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगती है जब वो एलायंस लीडर था, क्योंकि तब तियान हेजिन अपने नियम और सजा के नियमों को लेकर बहुत ज्यादा सख्त था। तो क्या ये बुजुर्ग आदमी उसे पहचानता है या इस जवान लड़के का कोई ऐसा काला सच है जो हीरो को पता नहीं है? लेकिन तभी कैमरा सेट होता है अपने तियान हेजिन पर। वो मनी मन कहता है, जब भी मुश्किलें आई मैंने कभी हालात को दोष नहीं दिया, मैंने कभी अपने सबऑर्डिनेट्स की वफादारी पर भरोसा नहीं किया, बल्कि हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को खुद निभाया। लेकिन एमसी थोड़ा हैरान है, क्योंकि जिस इंसान ने अपनी पूरी लाइफ उसूलों पर जी, आज उसे ही गैर जिम्मेदार कहा जा रहा है। लेकिन अचानक कमरे में उसी बुढ़ाऊ की आवाज गूंजती है। उसके चेहरे पर नफरत और गुस्सा साफ दिख रहा है। वो बिना किसी रहम से कहता है, तुम इस परिवार के नाम पर एक धब्बा हो। और ये शब्द किसी तलवार की तरह हमारे एमसी के सीने में लग जाती है, क्योंकि वैसे भी एमसी अभी अभी होश में आया है और उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस लड़के ने ऐसा क्या किया है कि उसे अपनों से ही इतनी नफरत मिल रही है। और तभी जैसे ही वो बुढ़ाऊ दरवाजा पटक कर बाहर जाता है, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। तभी उस बुढ़ाऊ के जाने के बाद एमसी को बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। वो सोचता है, जैसे ही इस लड़के की आंखें खुली, इसे ऐसा बर्ताव क्यों मिल रहा है? आखिर क्या राज छिपा है इसकी पिछली जिंदगी में? क्योंकि तियान हेजिन अभी अभी तो इस लड़के के शरीर में आया है और उसे सब लोग इतना बुरा भला कह रहे हैं, और इसलिए तियान हेजिन इस लौंडे की जिंदगी के बारे में पता करना चाहता है। तभी एमसी लंबी आह भरने के बाद वो बस इतना कहता है कि कितने थका देने वाला है ये सब। वैसे दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है, और क्या हमारा हीरो इस धब्बे वाले टैग को हटा पाएगा या फिर कुछ और ही मामला है, और इसलिए तुमको आगे देखना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन तभी अचानक एक लड़का कमरे में आता है और हमारे यंग मास्टर को जगाते हुए कहता है, ओ तो आप जग गए। लेकिन प्यार से नहीं बल्कि ताने के साथ वो कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम कभी नहीं जीत सकते, भले ही सामने कोई औरत ही क्यों ना हो। और भाई लोग, अब यहाँ आता है असली मजा। हमारा एमसी बड़े ही मासूम चेहरे के साथ पूछता है, अब तुम कौन हो भाई? तभी उस नौकर को लग रहा होता है कि मास्टर फिर से कोई नया खेल खेल रहे हैं। वो कहता है, मैंने सुना है कि आप ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं जैसे आपकी याददाश्त चली गई हो, पर सच तो यह है कि आप अभी भी अपनी घटिया चालें यूज कर रहे हैं। नौकर एमसी को याद दिलाता है कि अगर उसने उस दिन स्थिति को सही से समझा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पर फिर अचानक वो रुक जाता है और कहता है, नहीं छोड़ो, आप तो मासूम हो, लेकिन असली बेइज्जती तो अब होने वाली है। वो नौकर अपने यंग मास्टर यानी कि एमसी को सलाह देता है कि इस मौके का फायदा उठाओ और अब कम से कम सीरियस होकर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करो, ठीक है? और भाई वो नौकर आखिर में एक ऐसी बात बोलता है जो किसी भी मर्द को चुभ जाए।
वो कहता है एक औरत के हाथों से अपनी धुलाई करवाना क्या ये सब कुछ बहुत ज्यादा नहीं हो गया? और भाई लोग अब ये सवाल आता है कि वो औरत कौन थी जिसने अपने एमसी को पीटा था, यानी कि अपना यंग मास्टर, क्योंकि उस औरत ने एमसी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब कर दी थी। और क्या वाकई इसकी याददाश्त गई है या ये कोई बड़ा प्लान कर रहा है? तभी वो नौकर चिल्लाकर बोलता है, शायद ये इसका दोस्त भी हो सकता है, मुझे पता नहीं अभी। वो लड़का बोलता है अब ये मजाक बंद करो और कोई नाटक मत करो कि तुम मुझे नहीं पहचानते। लेकिन वही एमसी अभी बड़ा कंफ्यूज है और कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन गुआंग ताऊ यानी कि उस नौकर को अभी भी यही लग रहा होता है कि शायद उसका यंग मास्टर कोई खेल कर रहा है। लेकिन भाई यहाँ मामला तो काफी गंभीर है। लेकिन एमसी बार बार गुआंग ताऊ को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसकी याददाश्त वाकई गायब हो चुकी है। लेकिन तभी गुआंग ताऊ एक मास्टर प्लान बनाता है। वो पूछता है, अच्छा क्या तुम पैसे याद है जो मैंने तुम्हें उधार दिए थे? वही बेचारा एमसी वो बोलता है कितने? तो गुआंग ताऊ बोलता है कि 2 टेल्स। और तभी ये सुनकर जैसे ही एमसी अपनी जेब चेक करता है तो बिना किसी बहस के पैसे निकाल कर दे देता है। और यह देखकर तो गुआंग ताऊ हैरान रह जाता है। वो सोचता है ओ भाई, इसने बिना चिक चिक किए पैसे दे दिए, इसका मतलब इसकी याददाश्त सच में चली गई है, वरना ये लौंडा एक ढेला न देता। लेकिन तभी अचानक एमसी गुआंग ताऊ से कहता है कि तुम्हें अचानक मेरी बातों पर यकीन क्यों होने लगा है? लेकिन तभी गुआंग ताऊ बिना किसी झिझक के सीधा कहता है कि क्योंकि तुम वो इंसान हो जो उधार लिया हुआ पैसा कभी वापस नहीं करता। और भाई ये सुनकर तो एमसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचता है क्या मैं वाकई में इतना बुरा हूँ? वहीं बेचारा एमसी बड़ा ही मायूस होकर सोचता है कि आखिर इस लड़के ने ऐसी क्या जिंदगी जी है कि हर कोई उसे एक नालायक की तरह ट्रीट कर रहा है। एमसी हिम्मत जुटाकर गुआंग ताऊ से पूछता है कि चलो शुरू से बताओ, आखिर मैंने किया क्या क्या है? तभी गुआंग ताऊ लंबी सांस लेता है जैसे कि उसके पास गलतियों की पूरी लिस्ट हो। वो कहता है चलो फिर मैं तुम्हारा सबसे ताजा कांड तुम्हें सुनाता हूँ कि तुम्हें चोट कैसे लगी। और भाई लोग गुआंग ताऊ अब खुलासा करता है कि जिसे सुनकर आपकी हंसी नहीं रुक पाएगी। गुआंग ताऊ बताता है कि सबसे पहले तुम लेडी सॉन्ग हॉलिन से मिलने गए, वहाँ उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन झेलने के बजाय तुमने उससे बदतमीजी की और उसके हाथों से बुरी तरह पिट गए। और तो और इस गम में तुमने इतनी शराब पी कि तुम सीधे एक तालाब में जा गिरे, तभी तुम्हारे सिर में एक चोट आ गई। लेकिन भाई लोग कहानी ट्विस्ट तो अब आता है, क्योंकि जब एमसी गुआंग ताऊ से पूछता है कि आखिर लेडी सॉन्ग है कौन, तो यह सुनकर गुआंग ताऊ भी दंग रह जाता है। वो सोचता है भाई ने कांड भी किया, मार भी खाई और अब उसे वो लड़की याद तक नहीं है। वहीं एमसी बेचारा मासूमियत में अपना सर हाँ में हिला देता है। और तभी इसके बाद गुआंग ताऊ उस लड़की सॉन्ग हॉलिन के बारे में बताता है कि वो सोंग फैमिली की सक्सेसर है और उस लड़की के बारे में कहा जाता है कि वो पूरे सैंगडोंग में सबसे खूबसूरत लड़की है। पर रुकिए, वो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि दिमागी तौर से भी बहुत ज्यादा तेज है और उस लड़की का फिगर भी बहुत ज्यादा अच्छा है। आसान शब्दों में बताऊं तो वो लड़की बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि हर किसी की एक कमजोरी होती ही है, जहाँ भी बताया जाता है कि सॉन्ग हॉलिन में सब कुछ परफेक्ट होने के बावजूद उसकी फैटल फ्लॉ यानी कि ऐसी जानलेवा कमजोरी है जो उसकी पूरी शख्सियत पर भारी पड़ जाती है। हमारा एमसी जो काफी हैरान होकर सुन रहा है और पूछता है एक जानलेवा कमजोरी आखिर वो क्या है? तो गुआंग ताऊ बताता है कि उस लड़की की कमजोरी ये है कि तुम उसके मंगेतर हो यानी कि फियांसे हो। और ये सुनकर हीरो के तो चेहरे में एक्सप्रेशन तो देखने लायक है। तभी गुआंग ताऊ कहता है कि बेचारी सॉन्ग हॉलिन की किस्मत ही खराब है कि उसे तुम्हारे जैसा पति मिलने वाला है। यानी उस लड़की की इकलौती कमजोरी उसकी ये अरेंज मैरिज है जो उसकी पूरी लाइफ को मानो बर्बाद करने वाली है। और भाई लोग एमसी तो ये सुनकर एकदम सन्न रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी मौजूदगी ही किसी के लिए कमजोरी बताई जा रही है। वो उदास होकर पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें कभी मारा है या मैंने कुछ ऐसा किया है? तो गुआंग ताऊ उसे जवाब देता है कि नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? असल में यह मजाक तो एमसी की काबिलियत और उसकी मौजूदा हालात पर उड़ा जा रहा है। तभी एमसी गुआंग ताऊ से बोलता है कि तुम्हारी ये बात सुनकर मेरे हाथ में खुजली होने लगी है। और तभी जैसे ही एमसी अचानक गुआंग ताऊ पर थप्पड़ रसीदने वाला होता है तो गुआंग ताऊ भी कम नहीं था। वो हंसते हुए कहता है कि मालिक, हमारा रिश्ता तो अरेंज मैरिज से भी ज्यादा मजबूत है। लेकिन भाई लोग मजाक के पीछे एक कड़वा सच छुपा हुआ है। एमसी घर वाले उसे खानदाना कलंक मानते हैं। फ्लैशबैक में हमें उसकी असलियत पता चलती है। ये भाई साहब सिर्फ नाम के यंग मास्टर हैं, किसी विलन से कम नहीं थे। गुआंग ताऊ एक एक करके एमसी की पोल खोलना शुरू करता है। पहला पोल तो यह है कि जुए में खानदान की दौलत लुटाना, दूसरा एक नचनिया के प्यार में पड़कर पैसे बर्बाद करना, तीसरा शराब पीना, सड़कों पर दंगे करना और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस से भागना। और इसके बाद तुम तो घर छोड़कर भाग गए थे क्योंकि तुम्हें जियांगू की दुनिया में अपना नाम बनाना था, वो भी बिना मेहनत किए। और भाई अब हद तो ये हो गई कि जब गुआंग ताऊ मनी मन सोचता है कि ऐसे इंसान को तो उसकी माँ ने सिर्फ एक थप्पड़ मारा, अगर मैं उसकी जगह होता तो इसे पीट पीट कर अधमरा कर देता। वहीं एमसी को यह सुनकर बड़ी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उसे अपनी पिछली जिंदगी की गंदगी अब साफ नजर आ रही है। वो बस इतना ही बोल पाता है, बस बहुत हुआ, अब मुझे नहीं सुनना। तभी माहौल गंभीर हो जाता है। एमसी गुआंग ताऊ की आंखों में आंखें डालकर पूछता है, गुआंग ताऊ सच बताओ, तुम्हारी
नजर में मैं असल में कैसा इंसान हूँ। तो गुआंग ताओ हकलाते हुए पूछता है कि क्या मैं वाकई सच बोल सकता हूँ? तो एमसी बोलता है, ऑफ कोर्स टेल मी, मुझे बताओ मैं कैसा इंसान हूँ। तो ये सुनने के बाद गुआंग ताओ मन ही मन सोचता है कि अब तो सच में सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा आखिरी मौका है। और तभी आवाज गूंज जाती है, और आवाज पता क्या थी? तुम एक कचरा इंसान हो। ये एक ऐसा ताना था जो किसी के भी हौसले तोड़ दे। एमसी ये सुनकर चुपचाप बैठ जाता है, क्योंकि कमरे में हर जगह यू आर ट्रेस सुनाई दे रहा था। एमसी को कचरा कहा गया और वह बस सुनता ही रहा, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकता यार, क्योंकि वो सच में कचरा है। लेकिन तभी अचानक एमसी को बैग पे वो अपने पीछे नजर आता है, और बैग पे वो बोलता है, यू आर ए जियांगू इटसेल्फ, यानी कि तुम खुद एक जियांगू हो। और भाई लोग, यहाँ जियांगू का मतलब ये है कि मार्शल आर्ट की दुनिया का वो शिखर जहाँ सिर्फ सबसे ताकतवर लोग ही पहुंचते हैं, उसे बोलते हैं जियांगू। वैसे अपमान और सम्मान के बीच की इस जंग ने एमसी को अंदर से कुछ बदल दिया है। वो ठंडी सांस लेता है और खुद से कहता है कि लगता है मैं सच में मरकर दोबारा जिंदा हुआ हूँ। और तभी अगले ही पल कैमरा एमसी की आंखों पर जूम किया जाता है, क्योंकि एमसी की आंखों में एक नई चमक और अजीब सी मुस्कुराहट दिखाई देती है। और ये मुस्कान कोई नॉर्मल मुस्कान नहीं है, यह उस इंसान की मुस्कान है जिसने अपनी कमजोरी को गले लगा लिया है, और वह अब पूरी दुनिया को पलटने के लिए तैयार है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक नया मकसद है। तो क्या एमसी यानी कि थियान हेजिन इस लड़के की जिंदगी बदल पाएगा, या फिर इसे एक अच्छा नाम दे पाएगा, या फिर ये लड़का ही थियान हेजिन को बर्बाद कर देगा? और इसलिए ये जानने के लिए बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जो हो वो आपको पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।